हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका करियर कोच आलोक कुमार और सेक्रेटरी अरविंद फाउंडेशन का मैं हूं। और आपको पता है कि जैसे श्री अरविंद पैरामेडिकल संस्थान के अंतर्गत हमारे डीएमएलटी, ओटी एंड मेडिकल ड्रेसर, ये 3 कोर्सेज हैं हमारे। तो उसी का हम लोग मेन सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी, उसका आज क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट मेनली जो है वो सभी कोर्सेज में है। आप जब देखोगे ओटी असिस्टेंट का सिलेबस बिहार गवर्नमेंट का, बिहार पैरामेडिकल काउंसिल का, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी और तीसरा है ये माइक्रोबायोलॉजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा जो डीएमएलटी सब्जेक्ट है, बिहार डीएमएलटी कोर्स है बिहार पैरामेडिकल काउंसिल का, उसमें डीएमएलटी के लिए तो कोर सब्जेक्ट ही माइक्रोबायोलॉजी होता है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो वो सिलेबस आपका ये माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग कवर करेंगे, डीएमएलटी का भी, ओटी असिस्टेंट का भी। और जो मेडिकल ड्रेसर कोर्स है जो 1 ईयर का है, उसमें कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ना, लेकिन दोस्तों उसमें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह पढ़नी है, जो इंटर रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी के ही सिलेबस में वो कवर होगा। तो आपको ये नहीं सोचना ड्रेसर वाले बच्चे को कि मेरे को माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ना तो क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है आपको, लेकिन कुछ पार्ट पढ़ना है, कंप्लीट नहीं पढ़ना। तो कुछ पार्ट के लिए आपको हम इस क्लास में कनेक्ट करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं ड्रेसर फर्स्ट ईयर ड्रेसर कोर्स के लिए, दूसरा ओटी असिस्टेंट फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए, और तीसरा मेडिकल ड्रेसर के लिए। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में अब कंप्लीट आगे बढ़ूंगा, है ना। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ ये आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, है ना। सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि बच्चे यहीं से घबरा जाते हैं कि सर इंग्लिश में आपने माइक्रोबायोलॉजी लिख दिया, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश में नहीं तो दोस्तों हिंदी में क्या होगा, आप बता सकते हैं। आई थिंक आप माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा बार सुने होंगे एज कम्पेयर टू उसका हिंदी आपने जानने की कोशिश करी भी होगी तो आपको मुश्किल से कहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हमें फोकस करना है टर्मिनोलॉजी पे। जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे, उसको एज इट इज रट लेना है। बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, जो भी आएगा हमें उसको एज इट इज रट लेना है। और ये बैक्टीरिया का हिंदी जानने के बजाय हमें बैक्टीरिया का मतलब समझना है ना। तो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। हमारी जो फैकल्टी हैं अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो वो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी जो रहेगा वो तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करेंगी वो हिंदी करेंगी, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन आप कहोगे कि माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में लिखो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको इंग्लिश में एज इट इज रटना पड़ेगा, है ना। मैं जैसे इसका दूसरा स्लाइड देखता हूँ, मैं थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ जो मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बैक्टीरिया है पहला, है ना, वायरसेस हैं, फंगी हैं, प्रोटोजोआ है ना। तो आप जब देखेंगे तो अब इनका हिंदी जानने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ। और आपको मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ। पहला तो आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना मेडिकल के, जैसे आप एम्स के एग्जाम यदि डीएमएलटी का दोगे, लैब टेक्नीशियन की बहाली का, तो उसमें इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है ना। टर्मिनोलॉजी रटना है। जितने भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं ना, पहले, आज तो चलो इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले कुछ साल पहले जब जितने भी मेडिकल में क्वालिफाई करते थे बिहार के, खासकर जितने बच्चे, वो सब हिंदी मीडियम वाले होते थे, लेकिन एमबीबीएस वो इंग्लिश मीडियम में करते थे। क्योंकि रटना है, टर्मिनोलॉजी रटनी है मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा चीजें, है ना। तो वो इंग्लिश में ही रटनी है, उसका हिंदी जानने का कोशिश नहीं करना। मैं इतना इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चे इंग्लिश में पीपीटी देख के ही घबरा जाते हैं, लिखने लग जाएंगे सर ये तो इंग्लिश में आप पढ़ाना शुरू कर दिए, इंग्लिश तो हमको आती नहीं है। इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, इंग्लिश जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो रटना है यार जो टर्मिनोलॉजी। अब सपोज आपने मेडिकल में इंजेक्शन वर्ड का नाम सुना होगा, है ना। तो इंजेक्शन का हिंदी कभी समझने की कोशिश की है? नहीं की है। इंजेक्शन मतलब तो समझ जाते हो ना कि इंजेक्शन किसी को लगाना है तो इंजेक्शन किस प्रोसेस को बोलते हैं, है ना। सेम चीज है, आपको वही सारा कुछ समझना है। इसमें निडल है तो निडल आप इंग्लिश में ही जानते हो, उसका हिंदी थोड़ी जानते हो। तो पहला ब्रेन वाश मैं इसलिए कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा डर इंग्लिश का ही होता है ना। मेडिकल सब्जेक्ट में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आएगी ही आएगी, आपको उससे बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है।
तो पहला चीज ये है। दूसरा मैंने बता दिया कि माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, ओटी असिस्टेंट फर्स्ट ईयर और मेडिकल ड्रेसर को कुछ पार्ट माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ना है। तो ये सिलेबस तीनों के लिए है दोस्तों, है ना। तो तीनों लोग कवर करेंगे, तीनों लोग को क्लास मैंडेटरी अटेंड करना, है ना। तो आप हमारे फैकल्टी से आपको मिस मानसी हैं, मिस मानसी से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। मिस मानसी अपना बैचलर ऑफ साइंस इन एमएलटी दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कंप्लीट करी है 3 इयर्स का। और माइक्रोबायोलॉजी मेन डीएमएलटी बीएससी एमएलटी वालों को पढ़ना होता है, तो ये सी इज द परफेक्ट फैकल्टी फॉर माइक्रोबायोलॉजी। आपको माइक्रोबायोलॉजी ये पढ़ाएंगी कंप्लीट शुरू से सिलेबस। तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं हम लोग पैरेलली उसका भी क्लास स्टार्ट करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी से आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। ओके, मैं अपना माइक मिस मानसी को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू फैकल्टी। जैसे आपको सर ने इंट्रोड्यूस करा मेरे बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी में आपको टीच करूंगी, और भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ये डरना नहीं है कि मैम ये इंग्लिश है हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी टर्मिनोलॉजी आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट इतना डरना नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कैसे वर्ड हैं, कैसे हम टीच करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या है माइक्रोबायोलॉजी? व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहली बात इसमें टर्म है माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। स्मॉल जैसे टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम बोलते हैं बायो। अब बायो जैसे हम देखते होगे आप, जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव जो होते हैं उनको हम बायो में यूज करते। लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी मीन्स क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी तीन वर्ड से बना है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब, और लॉजी मतलब स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी माइक्रोबायोलॉजी देखा, इसमें जो माइक्रो वर्ड है इसको हम बोलते हैं स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म वर्ड सुना होगा ना, सूक्ष्म। और बायो मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव। लॉजी मतलब स्टडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इस टर्म से समझ आ रहा होगा माइक्रोबायोलॉजी है क्या? सूक्ष्म जीव की स्टडी बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या ये माइक्रोबायोलॉजी में, क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या हम अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं, अपने आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि हमें अपने नेक्ड आई, जो हमारी जो नेक्ड आई है, हम नहीं देख सकते इसको। तो मैम फिर ये किससे देखेंगे हम इसको? ये हम देखेंगे माइक्रोस्कोप, एक ऐसा डिवाइस, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को भी क्या करते हैं हम उसमें देख पाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम इसके एक्चुअली क्या इसका साइज है? साइज क्या है?
का 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो उतना हम छोटा नहीं देख सकते। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे हम उसको देख सकते हैं, वो है हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप है इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बोलोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मैम, ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? आप देखो, आप अपने हैंड्स पे देख लो, वहां पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, आप जहां बैठे हो वहां पे भी देखोगे, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बट आपको दिखाई नहीं देंगे। उसको आपको किससे देखना होगा? माइक्रोस्कोप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मतलब एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने की हैं? तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है, आप हिंदी में भी पढ़ोगे तब भी उसको बैक्टीरिया ही बोलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और अलगी। ठीक है, ये हमारे क्या कहते हैं 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये किससे देखते हैं? जो हमारे भी मैंने बताया था आपको, तो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, उनके साइज इतने छोटे होते हैं कि हम उसको किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप तो आप सबने देखा ही होगा, आप अब आगे हम देखेंगे डीएमएलटी के स्टूडेंट्स होंगे या ओटी टेक्नीशियन, ये सब माइक्रो सबसे पहले हर जगह यूज करते हैं। क्लास 10th में भी आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता है वो लिविंग, और जो हम अपने आईज से नहीं देख पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम वो किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अगर व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम उसको किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम ये कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने भी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एवरीवेयर, चाहे आप सॉइल पे, वाटर पे, एयर पे, या तो आपके जो हैंड है पे भी मिलेंगे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर है, मतलब सॉइल, एयर, वाटर, फूड, और आपके इनसाइड बॉडी में भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। आउटसाइड तो इन्वायरमेंट में है ही है, ऐसी बात नहीं है, इनसाइड भी होंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे ये हमारे एवरीवेयर पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड इसका, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैम अब तो ये हर जगह पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, एयर में। मैम इसका यूज क्या है, क्यों पाए जा रहे हैं? क्या हमें ये डिजीज करते हैं इसलिए हमें मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दो तरह से होते हैं, एक तो हमारे दोस्त होते हैं और एक हमारे होते हैं एनिमी, दुश्मन। ठीक है, अब देखो दोस्त कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे तुमने देखा होगा आग, आग कैसी होती है? फायर होती है आग, वो हमें क्या करती है? अगर हम उस पर खाना बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी टेस्टी फूड मिलता है आपको। बट अगर यही आग जो फायर है, आपको आग जो है वो आपको जला भी सकती है, तब तो आप कहोगे मैम ये तो एनिमी है मेरा, अब तो जला दिया मुझे। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बिहेव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? दो तरह से बिहेव करते हैं, एक तो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और एक हमारे लिए हमारे दुश्मन के टाइप में भी बीमारियां कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। तो यूजफुल कैसे होते हैं आप बताओ, कहाँ कहाँ देखा आपने जहां आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सारा? तो अब मैं बताती हूँ, घर में जो दही बनती है,
क्या खा रहे हो आप? ब्रेड तो देखा होगा, दही ब्रेड खा रहे हो ना? वो सब कहाँ है? इडली कहाँ से? तो ये दही कैसे बन रही है? मैम हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है, वो हमें डिजीज नहीं कर रहा कि आप दही खाओगे डिजीज हो जाएगी, आपको बीमारी हो जाएगी, नहीं। वो हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं हमारी। अगर आप दही ले रहे हो तो आपका जो पाचन तंत्र है स्ट्रॉन्ग बनेगा। कोई भी अगर उसमें बैक्टीरिया पाया जाएगा तो किल करके खत्म कर देगा, खत्म। सोचो। तो इसी तरह से कर्ड में यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम आगे बताऊंगी मैं कैसे कर्ड में बनाते हैं, के बारे में भी स्टडी करेंगे। कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस छोटे होते हैं। आप देखते हो कि दही कैसे बनाते हैं, पहले मुझे ये बताओ क्या करते हैं। तो मतलब पहले थोड़ा सा हल्का सा हीट करके फिर क्या डालते हैं, एक स्पून कर्ड लेके डालते हैं। बट वो एक स्पून में क्या होता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, उससे बैक्टीरिया होते हैं कर्ड के अंदर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो पाए जाते हैं। तब देखते हो कि तुम 6 घंटे बाद उसमें दही बन जाती है। तो वो बैक्टीरिया करता क्या है, अपने आप को मल्टीप्लाई, मतलब अपने आप को डिवाइड करता है, फैलता है। मतलब एक बैक्टीरिया होता है तो अपने आप को बहुत सारे बैक्टीरिया में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। जो मिल्क होता है हमारा, जो दही दूध होता है, वो किस में बन जाती है, दही में बन जाती है। ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है, ब्रेड बनाने में। के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दही ब्रेड ये सब बनते कैसे हैं। तो एक तरह से देखो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कैसे हो गया, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, कई सारी दवाइयाँ होती हैं, में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो दवाइयाँ बनती हैं, में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब बोलोगे मैम दवाइयाँ हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, इसके हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन है कि इसका यूजफुल कहाँ हो रहा है, कर्ड बनाने में, दही जो हमारी जो दही जो होती है कर्ड उसमें बनाने में, के बाद हमारा मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक है। और किस में यूज होता है, क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब कई सारे खाना जैसे फूड होता है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया यूज कर, मतलब कई सारे प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। सबसे मेन है इसका यूज दवाइयाँ बनाने के लिए, के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। और हमारी ओटी टेक्नीशियन बैच है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब ये हमारे एनिमी की तरह बिहेव करते, मतलब हमारे दुश्मन की तरह बिहेव करते, तो हमें क्या कर देते हैं, डिजीज मतलब बीमारियां कर देंगे। कैसे बीमारियां, जैसे कफ हो रहा है, देखो खांसी होती है, जुकाम हो जाता है, कभी देखा होगा फीवर आ रहा है, तो ये सब किसकी वजह से है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मतलब हमें बीमारियां भी करते हैं ये, एक तरह से हमारे लिए अच्छे भी हैं और एक तरह से हमारे लिए बुरे भी हैं। देखा। अब हमें जानना है हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसको पता चला, किसने ऑब्जर्व किया, कौन से थे वो साइंटिस्ट, इतनी बड़ी डिस्कवरी करी, है ना, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे रॉबर्ट, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो दो साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लियोन हुक। अब आप सबको इस साइंटिस्ट का तो नाम याद करना ही होगा,
ठीक है। अब क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन करा क्या था। तो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने एक दिन प्लांट पे कुछ कर रहे थे, मतलब जो पेड़ पौधे पे, तो उन पर डिस्कवरी कर। तो पेड़ की जो होती है डेड, मतलब जो छाल होती है ना, खत्म हो जाती है, ब्राउन ब्राउन आपने देखा होगा चोक, वो जो ब्राउन ब्राउन सी छाल होती है उसको निकालते हैं, तो लेके माइक्रोस्कोप में स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे सेल हैं उसके अंदर। तो इन्होंने वहां पे स्टडी करी, तो इन्हें पता चला कि हमारी जो बॉडी है वो किसी सेल से बनी है। तो यहाँ से स्टडी स्टार्ट हुई। के बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यून। एंटोनी वॉन ल्यूनहुक ने क्या करा, सबसे पहली बार एक लाइव सेल को देखा। तो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने तो कि मरे हुए जीव को देखा, मतलब डेड होता है, डेड डेड होता है खत्म, तो ना डेड हो गया, डेड सेल हो गई, तो उसके बारे में स्टडी किया था। पर जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूनहुक थे, इन्होंने स्टडी करा बैक्टीरिया के ऊपर, लाइव सेल। लाइव सेल मतलब जो जिंदा है, बैक्टीरिया, इन सब के ऊपर स्टडी करा। प्रोटोजोआ, इनके ऊपर स्टडी करा, ठीक है। तो अब इन्होंने ऐसे नहीं कि उसका नाम बैक्टीरिया दे दिया, प्रोटोजोआ दे दिया, ऐसा नाम नहीं दिया। इन्होंने उसका नाम दिया एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल करके नाम दिया इन्होंने, एनिमल क्यूल्स करके। तो ये नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट बैक्टीरिया, उनको पता नहीं था क्या डिस्कवरी कर रहे हैं, बट उन्होंने देखा कि उनको ऐसे ऐसे जीव दिख रहे हैं, जीव को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एनिमल क्यूल्स। जब आगे इसके बारे में स्टडी की गई तब पता चला है तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसकी डिस्कवरी कर दिए थे। बट उनको आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने किसके ऊपर करी थी, एनिमल क्यूल्स के ऊपर नाम दिया था। जो जीव उनको मिले थे, उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया था, एनिमल क्यूल्स, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूनहुक को क्या बोलते हैं, हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपको ये आ सकता है कि हमारे फादर कौन है, हमारे ने जहां से स्टार्ट हुई माइक्रोबायोलॉजी, मतलब फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। आपको ऐसे याद रखना है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। अब धीरे धीरे जब पता चला, जैसे एंटोनी वॉन ल्यूनहुक डिस्कवरी करी, तो धीरे धीरे साइंटिस्ट इसमें घुस गए, इसमें रिसर्च करने लग गए, पता करने लग गए कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे यहाँ पर कि हमें पता नहीं है। तो उसके बारे में कई साइंटिस्ट आए धीरे धीरे, तो इसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो अब हम तीन साइंटिस्ट के बारे में पहले जानेंगे, तो हमारे मेन है माइक्रोबायोलॉजी में के बारे में, ठीक है। लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अभी मैं बता रही थी ना आपको कैसे यूजफुल है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे बहुत मददगार है, कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, मदद करते हैं हमारी बॉडी के लिए, या कड बना, दही बनाने के लिए, मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए। तो वो सब कौन है, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात हम पढ़ेंगे लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने क्या डिस्कवरी की थी, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी की थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी थी। आप सबको ऐसे ही इसको याद करना होगा, मैं आपको समझा सकती हूँ, बट आपको ही पढ़ना होगा और आपको ही याद करना होगा। लर्न करे बिना बेटा कुछ नहीं। आप सोच रहे हो कि ऐसी, मतलब ऐसे नहीं होता, लर्न करना पड़ेगा आप, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या होती है, मतलब जैसे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, वैसे बेसिकली हमारी अर्थ की डिस्कवरी को बताया था, उसका रिलेशन नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट याद रखना है कि मतलब इसकी डिस्कवरी के बारे में हमें पढ़ना है। स्पॉन्टेनियस, जैसे आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं अर्थ जो हमारी जो है वो एकदम से सब बन गए, प्लैनेट बन गए, स्टार बन गए, पूरा सिस्टम ऐसे बताया था। इस बारे में उन्होंने आगे जाके पढ़ना, डिस्कशन, हमें मेन डिस्कशन करना है
पेस्चराइजेशन का मीन्स है आप कैसे, देखा होगा आपको मार्केट में कई तरह के मिल्क मिलते हैं, दूध जैसे होता है, देखोगे कि वो खराब नहीं होते, जैसे अमूल का मिल्क देना, मिल्क देखा है ना, तो वो क्या है, वो खराब नहीं होता, क्यों, वहाँ पे माइक्रो होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं उसको, मतलब माइक्रो का यूज होता है इन सब में, वैक्सीन बनाने के लिए वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन की थी, रेबिस, एंथ्रेक्स वैक्सीन, और क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में हम आगे आपको मैं स्टडी करेंगे, हम आगे हमारे टॉपिक आएगा जर्म, आपको समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट, इन्होंने क्या दिया था, कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, कोच पोस्टुलेट, कोच पोस्टुलेट आगे ही हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बेसिकली जानना है कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ठीक है। के बाद जैसे इन्होंने कौन से बैक्टीरिया ढूंढे होंगे, टीबी के बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस का नाम, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो डिजीज कोज करता है, कोलरा, और ये सब चीजें दी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्या हुआ था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे कई सारे जो वॉर के टाइम पे लोगों को जैसे इन्फेक्शन हो जाता था, कट लग जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे कट लगने पे, मतलब जैसे चाकू लग गया या कुछ लग गया, उनको कट लग जा रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन जाते थे, तो अब क्या करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी मेडिसिन ऐसी चीज ट्रीट, तो उन सबका हाथ काटना पड़ता बेचारे। ये जो पहले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने ऐसी वैक्सीन, ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जिसका पेनिसिलिन, फर्स्ट फर्स्ट हमारी जो वैक्सीन बनाई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो क्या थी, पेनिसिलिन। तो देने से क्या हो रहा था, वहीं पर बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में पहुंच गया थ्रू मतलब इन्फेक्शन, वहीं पर रुक जा रही थी उसकी, ये नहीं कि पूरे हाथ को काटना पड़ेगा। कितनी बड़ी डिस्कवरी की थी नहीं, कि जो पेनिसिलिन है की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जा, बैक्टीरिया रुक जा रहा है, वो हमारी बॉडी में पूरी तरह इन्फेक्शन नहीं फैला रहा। टाइम पे लोगों को हाथ काटना पड़ जाता था कि उसमें इन्फेक्शन इतना फैल जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, पर्सन मर जाता था। इससे अच्छा वो क्या कर देते थे जो डॉक्टर्स थे, वहां पे हाथ कट, बट इनकी डिस्कवरी की वजह से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी की वजह से क्या बनी, पेनिसिलिन बनी। पेनिसिलिन जो है वो क्या कर रही थी, किल कर दे रही थी बैक्टीरिया को, जिससे वो बच जा रहे थे, उनकी जो लाइफ है वो बचा ली, बताओ साइंटिस्ट, है ना। इनको नोबेल प्राइज मिला था कब, 1945 में, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है ना, कि एक तरह से उस टाइम पे बहुत लोगों की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब आपको ब्रांचेस पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे छोटी कोई चीज नहीं है कि आप यहीं पे पढ़ के खत्म कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। माइक्रोबायोलॉजी में आपको कई तरह से डिवाइड होना है, मतलब हर चीज पढ़ना है। अभी मैंने आपको 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए, 5 टाइप बताया ना, क्या क्या बताया पहले बताओ मुझे, एस, बैक्टीरिया, वायरस, और नेक्स्ट फंजाई, और एल्गी, प्रोटोजोआ, मैंने ये सब चीजें तुम्हें बताया। तो अब इसके बारे में हम इसमें ब्रांचेस पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं,
मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, की हम स्टडी करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी, देखो लॉजी वर्ड जहां आएगा इसका मतलब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजी में लॉजी मीन्स स्टडी, और किसकी स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, ये क्या बन गया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह से वायरोलॉजी में स्टडी, लॉजी मीन्स होता है, मैंने बताया था भी लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और वायरो मतलब वायरस की स्टडी करोगे आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजी मीन्स स्टडी, और माइको मीन्स फंजाई की आप स्टडी करोगे, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी, देखो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है, इसी के नाम से ही आपको यहाँ पे ड्राइव करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी, मतलब लॉजी मीन्स स्टडी और फाइको मीन्स एल्गी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। पैरासिटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, और किसकी स्टडी करता है, पैरासाइट की स्टडी। ये ब्रांचेस है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे सबसे, अब ये भी तो है ना कि अब हमें ये नहीं कि हम एक साथ सबको पढ़ लें, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चलेगा ना उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी अलग खासियत है कि हम उसके बारे में जान सकें। तो आप भी देखते होगे कि आपके पास भी बहुत चीज़ें होती है ना, अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ अलग तरह के बच्चे होते हैं, ये नहीं कि सब एक साथ ऐसे होते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना हमारे बैच डिवाइडेड हैं, तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन हम करेंगे कैसे, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, देखो प्रो मीन्स याद रखना आपको, देखो प्रोकैरियोट, देखो याद रखना ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, प्रो मतलब जो सिंगल सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब उनके अंदर एक सेल, जैसे देखो पहले मैं आपको बताती हूँ सेल क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है, हम सब एक सेल से बने हैं। सेल मतलब एक, जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखोगे आप, लीवर है, कई तरह के ऑर्गन है, लीवर, किडनी, है ना, तो ये सब बने किससे हैं मैम, आप ये बोलोगे ना, तो हम सबसे पहले बने सेल से, ठीक है, सेल से बने। अब देखो कई सारे सेल मिलके क्या बनाते, टिश्यू, ठीक है, कई सारे सेल मिलके क्या बना रहे, टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। अब टिश्यू के बाद जैसे कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ठीक है, और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, एक जीव बनाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, सेल जो है मेरी बॉडी में भी ऐसे कई तरह के सेल होंगे, जैसे लीवर, अभी मैं आपको बात करती हूँ हमारे स्टमक की, स्टमक है हमारा जो पेट, जो स्टमक है के बारे में, वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे सेल होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो भी सेल से बने होंगे। फिर कई सारे जो स्टमक के जो हमारे क्या कहते हैं, सेल जुड़ के क्या बनाए होंगे स्टमक के, वो टिश्यू बनाए होंगे। फिर कई सारे क्या कहते हैं, टिश्यू जुड़ के क्या बनाए होंगे, ऑर्गन, तब जाके हमारा एक स्टमक बना होगा। ऐसे लीवर में, लीवर के कई सारे सेल मिलके क्या बनाए होंगे, टिश्यू, और कई सारे टिश्यू मिलके लीवर के क्या बनाए होंगे, ऑर्गन, ठीक है। और
कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा पाचन तंत्र, देखते होगे आप पाचन तंत्र में क्या क्या आता है, पहले ये बताओ। हमारा जो पेट हो गया, हमारी जो इंटेस्टाइन हो गई, नीचे पार्ट्स है ना, इंटेस्टाइन हमारे हो गए, वो हो गए, इससे हमारा खाना पाचन होता है ना। सांस कैसे लेते हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम बन रखा है ना, ब्रोंक्योल्स, और क्या कहते हैं हमारे लंग्स, है ना, फेफड़े जो होते हैं हमारे, इस तरह से पूरा सिस्टम बना है। बट इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप ये देखिए, सेल से। मतलब एक सेल से शुरू हुआ है, और ये सेल बहुत जगह में डिवाइड होकर टिश्यू बनाया है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है। प्रो वर्ड होता है जिसके लिए हम बोलते हैं, तो हमारा जैसे पुराना सेल जो होता है किससे बना था, पहले कैसे थे प्रोकैरियोट्स, कैसे थे, ये सिंगल सिंगल सेल से ही सारा काम कर लेते हैं। मतलब एक सिंगल सेल होगा, उससे ये क्या कर लेंगे, क्या कहते हैं, अपना जैसे खाना पचाना होगा वो भी करवा लेंगे, तो भी इसको ब्रीथ, सांस लेनी है, उस एक सिंगल सेल से काम करें। हमारी बॉडी में नहीं होता, आप ये मत सोचो हमारी बॉडी के अंदर ये होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर देखोगे आप कई तरह से ऑर्गन है ना, कई तरह से हमारे क्या कहते हैं बॉडी के अंदर, जैसे देखोगे आप किडनी है, लीवर है, अलग अलग तरह के ऑर्गन है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल सेल ही सारा काम कर रही है। एक सिंगल सेल, सिंगल सेल में सारा वर्क हो रहा है। ठीक है, सिंगल सेल ही सारा वर्क कर रही है, इसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। कैरियोट्स मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, सिंगल सेल ही सारा वर्क कर रही है, इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मतलब वहां यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे, बहुत मल्टी सेल, जैसे हमारी बॉडी यूकैरियोट्स है, हमारे में देखोगे कई तरह के सेल ने ऑर्गन बना रखे। लीवर के लिए अलग सेल होंगी, हमारी जो किडनी है उसके लिए अलग सेल होगी। ठीक है, तो हमारी आइज के अलग सेल होगी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत, और कैरियोट्स मतलब क्या होते हैं, सेल। मल्टी मतलब बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल मिलके वर्क करते हैं। यहाँ पे नहीं कि एक ही सेल से सारा काम हो रहा है। हमारी बॉडी में देखोगे डाइजेशन अलग सेल कर रहा है, रिप्रोडक्शन अलग सेल कर रहा है। ठीक है, डाइजेशन मतलब खाना जो पाचन तंत्र है उसका अलग किया जा रहा है, और दूसरा क्या कहते हैं डाइजेशन हो गया, और हमारी बॉडी में ये अलग अलग तरह के सेल कर रहे हैं काम, ये होता है मल्टी सेल। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म भी डिवाइडेड हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब देखो, आपने ये जान लिया प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेल है, मतलब एक सेल से सारा काम हो रहा है, एक सेल से ही उसका खाना हो रहा है, एक सेल से उसका सांस ले पा रहा है वो बेचारा, एक सेल से सब काम कर रहा है। तो होते कौन है मैम, हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, मल्टी सेल्ड में कौन आ गए मैम फिर, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे फंजाई। ठीक है, फंजाई आ गए हमारे, प्रोटोजोआ आ गए। अब इसके बारे में आपको मैं बता दूंगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे हमारे एल्गी, इस तरह से ही यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को छोड़ दो, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ये समझ आ गया। अब थर्ड आता है हमारा ए सेलुअर। ए सेल्ड मतलब कैसे, इसका मीन्स होता है कि वो ना तो जब तक, देखो ए सेलुलर
ए सेलुलर मीन्स क्या होता है? देखो, अब मैंने सबसे ज़्यादा सुना हो वायरस, तो बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि हम पूरे कोरोना वायरस में ही हमने 2020-21 गुजारा है ना। तो अब कोरोना वायरस था कैसा ये? सोचो क्या था कोरोना वायरस। देखो, जब तक ये हमारी बॉडी से बाहर है तब तक तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब निर्जीव, के अंदर जान नहीं है ना कुछ। बट जैसे ही उसको एक इंसान मिल गया या उसको किसी की बॉडी मिल गई रहने के लिए, तब ये क्या करेगा, अपने आप को लिविंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक जीव की तरह। वायरस इस तरह से होते हैं। वायरस मतलब जो जब तक बाहर है वो तब तक तो ठीक है, वो निर्जीव है, मतलब वो दूसरे की बॉडी को ढूंढता है, दूसरी बॉडी मिले और उसमें जाके वो अपने आप को सरवाइव करे, रहे उसके अंदर। वायरस जैसे तुमने देखा होगा, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस सुना टाइम पे, ये वायरस इस तरह का बिहेव कर रहा था, मतलब बाहर था तब तक तो ये एक निर्जीव, नॉन लिविंग, मतलब उसके अंदर सांस लेना या जीने की कोई नहीं थी। जैसे ही उसको दूसरे की बॉडी मिली, उसको रहने आ गया आराम से, चलो मुझे नया घर मिल गया। अब क्या करेगा, वो बहुत सारे वायरस बनाएगा, और जिससे बहुत सारे वायरस बनेंगे वो आराम से रह लेगा। इसी तरह से कोरोना वायरस में क्या। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, क्या सबसे, बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके क्या ऐसे, क्या क्या ऐसी कहते हैं ना, मतलब एक किस तरह से वो मतलब बिहेव करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्ड है, मतलब सिंगल सेल्ड है। एक सिंगल सेल से उनका सारा वर्क हो रहा है, एक ही सेल से सारा काम कर रहे हैं वो। कैसे काम कर रहे हैं, उसी से वो फूड ले रहे हैं, उसी से खाना खा रहे हैं, उसी से अपना डाइजेशन कर रहे हैं, उसी से अपना सांस ले रहे हैं, जो भी, तो सिर्फ एक सेल से काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सिंगल सेल, सेलुलर प्रोकैरियोट। अब देखो, इनके जो बैक्टीरिया हैं, कोई भी, जैसे तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल से बने, सिंगल सेल से ही उनका सारा काम हो जाए। अब क्या मैम, इनका जो सेल जो होता है, हमारी जो बॉडी, जो सेल होता है, याद रखना, जो सेल होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। क्या करते हैं, न्यूक्लियस में हम एक, जैसे मान लो हमारी बॉडी भी, जैसे हमारे जो करेक्टर्स है, जैसे हेयर है ना, फेस, ये सब किससे आ रहा है, पेरेंट्स से आता है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब इसी के अंदर वो अपना डिवाइड होता है, तो डिवाइड करने का काम न्यूक्लियस से करते हैं। ठीक है, याद रखना, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल से ही सारा काम अपना करते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है, ऐसे जो न्यूक्लियस है वो ऐसे 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 फैला हुआ है। ये नहीं कि कोई एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इनका। इनका जो ऐसे जेनेटिक मटेरियल है वो चारों साइड ऐसे फैला हुआ है, तो कोई रखने की जगह नहीं है। अब हमारी जैसे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है रखने के लिए, बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, के पास नहीं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे स्प्रेड है, फैला हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से बैक्टीरिया के नेम बताओ। बैक्टीरिया के नेम आपने सुना होगा, ई कोलाई, आपको ये नाम याद करने होंगे, ये हिंदी में कन्वर्ट होंगे, आपको याद करने होंगे, ई कोलाई, सैल्मोनेला, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया के नाम आपको याद करने होंगे। दो तीन बैक्टीरिया के तो नाम याद रखना है। बोलिए, पहला ई कोलाई, सेकंड सैल्मोनेला,
ठीक है, 2 बैक्टीरिया के भी नाम याद कर लोगे तभी बहुत अच्छी बात है, इकोलाई और सैल्मोनेला। ठीक है, अब बैक्टीरिया कितने टाइप्स में होते हैं? बैक्टीरिया को जो है हमने शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट आता है कोकाई। ठीक है, कोकाई कैसा शेप होता है? इसका सर्कुलर शेप हो, मतलब बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे हमें? सर्कुलर, मतलब गोल गोल जैसे होते हैं ना शेप, गोल गोल शेप में होते हैं, इस तरह से आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। सर्कुलर शेप मतलब गोल आकार में मिलेंगे आपको ये। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस शेप? अगर बैक्टीरिया कोकाई में डिवाइड होता है पहला, दूसरा बैसिलस, ठीक है, थर्ड हमारा जो स्पाइरल शेप्ड होता है में पाया जाएगा। बैसिलस कैसे होता है? ऐसे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे रोड शेप देखा आपने, रोड शेप, इस शेप में मिलेंगे आपको, रोड शेप। ठीक है, बैक्टीरिया आपको किस मिलेंगे? रोड शेप। ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो ईट होती देखा होगा घर में, तो लगी होती है रोड शेप, इस तरह से रोड शेप। स्पाइरल कैसे होते हैं? ऐसे स्पाइरल शेप, इस फॉर्म। ठीक है, याद रखना कोकाई आपको गोल आकार में मिलेंगे, बैसिलस ऐसे रोड शेप में मिलेंगे, और स्पाइरल जो है, स्पाइरल जो होता है वो ऐसे स्पाइरल, जैसे स्पाइरल देखते होगे आपने घर, तो स्पाइरल शेप में। ठीक है, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरिला। अभी मैंने बताया आपको बैक्टीरिया के शेप कैसे होते हैं, स्फेरिकल और राउंड शेप, मतलब गोल आकार में आपको मिलेंगे कोकाई। बैसिलस जो है वो किस में? रोड शेप में मिलेंगे। स्पाइरल तो आपके स्पाइरल शेप में होंगे। के नाम याद रखने हैं आपको। कोकाई शेप में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? साइफोलोकस। बैसिली शेप में कौन सा पाया जाएगा? इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। अभी मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस क्या होता है, बताओ क्या करते हैं? तो कर्ड, दही बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप में क्या होता है? ट्रेपोनेमा और स्पाइरिलम। इन सब बैक्टीरिया के नाम आपको ऐसी एज इट याद करने हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करता है? से अपने आप को डिवाइड करता है, मतलब अपने आप को अगर उसे और बैक्टीरिया बनाने हैं तो क्या करेगा? बाइनरी फ्यूजन करेगा। देखो कैसे करेगा बैक्टीरिया। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। ये जैसे कोकाई बैक्टीरिया था अभी हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, किससे? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब अगर ये भी डिवाइड करना चाहें तो ये भी डिवाइड कर लेंगे, मतलब वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, मतलब 2 पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इसे हम बोलते हैं बाइनरी। अब बताओ क्या बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए मददगार है? अभी मैंने बताया था बैक्टीरिया का कहाँ यूज होता है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कहाँ यूज होता है। याद आ रहा है? मुझे सुना अच्छा लग रहा है, बताओ। बैक्टीरिया दही बनाने में यूज होता है, अभी बताया था। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, और कहाँ यूज होते हैं बैक्टीरिया, बताओ, सोच के बताओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस में डिवाइड होता है? सबसे पहली बात, 2 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है बाइनरी फ्यूजन से, तो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायरस। मैंने अभी बताया था आपको, वायरस जो होते हैं जब तक वो बाहर है,
जब तक हमारे शरीर के अंदर नहीं है, वो बाहर है, एक निर्जीव की तरह बिहेव करेगा। नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग तो पढ़ा ही होगा ना। नॉन लिविंग मतलब तो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे के अंदर कोई क्षमता नहीं है। जैसे आप देखते होगे अपने घर में जो चेयर होती है, वो कुछ काम नहीं करेगी ना, वो नॉन लिविंग है। इसी तरह जब तक वायरस बाहर है, बाहर है, हमारी बॉडी से बाहर है, तब तक वो क्या करेगा, एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। बट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, वो क्या करेगा, हमें बीमारियां कर देता है। कौन सी बीमारियां देखी वायरस? सबसे कॉमन बताओ, कौन सी बीमारी देखते हो आप वायरस से? खांसी, कफ। देखते हो ना वायरस से क्या होता है, खांसी होने लग जाती है, कफ स्टार्ट हो जाता है, कॉमन कोल्ड, खांसी, काम हो जाना, किससे होता है? वायरस से। दूसरा हमारा कोविड 19, कोविड 19 सुना होगा कि हमें कोरोना वायरस जो था वो वायरस ने किया था। ठीक है। HIV, HIV वो भी किससे होती है? वायरस से। दूसरा हेपेटाइटिस, मीजल्स, ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। याद रखना क्लास बच्चों, तो वायरस है उस पे अगर तुम सोचते हो, मान लो खांसी जुकाम हुआ तुम्हें, तुमने क्या ले लिया? एंटीबायोटिक ले लिया। बट याद रखना वायरस पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। के लिए अलग मेडिसिन आती है, एंटीवायरल मेडिकेशन, मतलब एंटीवायरस जो मतलब वायरस के खिलाफ जो लड़ती है, वो मेडिसिन यूज की जाती है। ये आप ऐसे कुछ भी एंटीबायोटिक्स ले लोगे क्लिनिक से, वर्क नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई क्या करता है? हमारा जो फंजाई है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने बताया था यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके पास बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब इतने सारे सेल होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में किडनी का काम अलग है, लीवर का काम अलग है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जैसे है कि अलग अलग काम है सबका, इसी तरह से फंजाई के अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग वर्क करते हैं। इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब में बहुत सारे सेल हों अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ये याद रखना, जो फंजाई है वो दो तरह से मिलती है, यूनिसेलुलर भी मिल जाएगी आपको और मल्टी सेल्ड भी मिलेगी। आगे मैं बताऊंगी यूनिसेल्ड फंजाई कौन है और मल्टी सेल्ड फंजाई कौन है। ठीक है। किससे होते हैं ये? स्पोर्स के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो एक फंजाई है, तो वो बहुत सारे स्पोर्स में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे बहुत सारे, एक ही फंजाई जो है वो बहुत सारे स्पोर्स में चली जाएगी, बहुत चीजों में डिवाइड हो जाएगी फंजाई। ठीक है। अब इसकी जो वॉल होती है, इस पे ऐसी कौन सी लेयर होती है, इसका नाम है काइटिन। आपको काइटिन याद रखना होगा। जो फंजाई की वॉल होती है, मतलब उसके आसपास जो मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है? काइटिन लेयर से। ठीक है। इस पे कोई चीज वर्क नहीं करती, इस बहुत रजिस्ट कहते हैं ना, मतलब रेजिस्टेंट है, कोई चीज इस पे वर्क नहीं कर पाएगी, इतनी हार्ड वॉल बनी होती है। इससे काइटिन से बनी होती है। ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम फंजाई का? मैंने अभी बताया आपको, एक घर में जैसे ईस्ट, ईस्ट पाउडर सुना होगा, ईस्ट पाउडर जो घर में यूज किया जाता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ डाले थे? भटूरे बनाने में, इडली बनाने में, है ना, ब्रेड बनाने में, इन सब में यूज होता है फंजाई का। ठीक है। कौन सी फंजाई यूज होती है? ईस्ट। कौन सी फंजाई यूज होती है? ईस्ट फंजाई यूज होती है ब्रेड बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए। सबसे जो आपके ये जो होते हैं आपकी इडली, ये सब खाते हो ना, ये सब में क्या यूज होता है? ये मैम ये तो बहुत खराब है, नुकसान होगा हमें तो। नहीं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा आपके लिए, बल्कि यूजफुल है। आप इससे मदद होगी आपकी बॉडी को, हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब फंजाई देखो, यूजफुल तो आपने जान लिया कि हमारे लिए क्या मदद करती है, बट
बीमारियां क्या क्या करती हैं? सबसे ज्यादा देखा होगा ऐसे आपको वाइट हो जाता है, पूरा खुजली सा होने लग जाती है ना, ये फंजाई की वजह से होती है। इन्फेक्शन हो जाना, कैंडिडा इन्फेक्शन फंजाई की वजह से होती है। सुना होगा आपको, खुजली हो गया, दाद हो गया, दांत खुजली, है ना, ये सब किससे होता है? फंजाई से। तो फंजाई ये सब डिजीज करता है। और फंजाई का काम क्या है, क्या हेल्पफुल करता है हमारे, जैसे आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे जो पर्यावरण है उसमें हमने भी खाया है ना, जैसे मान लो आपने सब्जी के छिलके लिए या फलों के छिलके आप ऐसे ही फेंक देते हो, तो देखते होगे आप कुछ दिनों में खत्म, बट वो जा कहाँ रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं? तो वो कौन करता है? ये सब फंजाई बैक्टीरिया तो डीकम्पोज कर देते, खत्म कर देते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, इसलिए इनका यूज देखो कितने यूजफुल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ना हो तब भी खराब है, अगर हो मतलब दोनों तरह से यूज है, मतलब कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ हमारे दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक मैंने भी बताया था आपको, जो मल्टी सेल्ड होते हैं, जिसका बहुत एक ही मतलब बहुत सारे सेल के अलग अलग काम होते हैं। याद रखना क्लास, ये यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या आप अगर आगे भी जाओगे एम्स या कोई भी एग्जाम देने के लिए, वहाँ पूछते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब इसके अंदर दोनों मिलेंगे, सिंगल सेल्ड भी मिलेंगे और इस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ज्यादा कहाँ आपको मिलेंगे आप बताओ? ये ज्यादातर क्या कहते हैं, फ्री लिविंग एरिया में मिलेंगे आपको इन्फेक्शन करने के लिए। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होता है बताओ? कहाँ करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में देखोगे आप, जितने हमारे जो पाचन तंत्र ना, उन सब में बीमारियां करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमीबा, प्लाज्मोडियम और जियार्डिया और ट्रिपनेसोमा। ट्रिपनेसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। ठीक है, आपको ऐसे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी जैसे आपने देखा होगा, आपने कहाँ ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप नदियों में देखना, पर ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन हरे हरे से वो हो जाते हैं ना, बिल्कुल पूरी नदी में पूरे से काई सी लग जाती है ना, हरी हरी सी, देखा होगा आपने, है ना? तो नदियों में आप देखना अपने आसपास की जो नदियाँ हो जाती हैं, आजकल देख रहे होगे उन पे बहुत हरा हरा सा हो जाता है, वो होते क्या हमारे अलगी होते हैं, ग्रीन ग्रीन सा, कि हरे हरे से देखोगे आप नदियों में, तो वहां पे लगे होते हैं। ठीक है, याद रखना ये, याद रखो जब हरी चीज होगी या हरे चीज होगी, हमारे प्लांट की तरह बिहेव करें। प्लांट के अंदर क्या होता है जो ग्रीन कलर पाया जाता है, हरा कलर जो पाया जाता है, वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कलर क्या होता है? हरा होता है। तो इसी तरह से अलगी का भी कलर क्या होगा? हरा, इसी की वजह से पाया जाएगा, अलगी की वजह। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर है वो किससे पाया जाता है? एल्गी की फॉर्म में। ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं, जहां पे ये एल्गी होते हैं वहां पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, ये भी प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? धूप की रोशनी से जो खाना बनाते हैं प्लांट, पढ़ा होगा 5th क्लास में, कैसे खाना बनाते हैं प्लांट अपनी धूप की रोशनी से, तो वहां पे ये यूज करते हैं। क्या क्या है एग्जाम्पल? क्लाइमोडोमिनस, पायरोगायरा और कोलेरेला। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? सबसे मेन काम है इसका, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दें। एल्गी जो होते हैं हमारे, जो क्या कहते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक, मान लो जो एस्ट्रोनॉट, वहाँ ये यूज करते हैं। ऐसे कई एल्गी होते हैं जिसको ये खाते हैं वहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वो वहां पे खाता है। अब तुम जाके मत खाने लग जाना, वो अलग अलगी होती है, उसका नाम अलग है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे माइक्रोबायोलॉजी।
तब मैं बताऊंगी वहां पे कौन सी एल्गी होती है जो खाते हैं, ठीक है। इसका मेन सोर्स क्या है? एटमोस्फेयर, जो हमारा पर्यावरण है, वहां पे ऑक्सीजन बनाए रखना, ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखना, वहां पे एल्गी यूज होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहली बात, फूड प्रोडक्शन। अभी बताया था मैंने, फूड प्रोडक्शन में दही बनाने में काम करते हैं, ब्रेड बनाने में काम करते हैं, बियर, वाइन और मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। मेडिसिन में कहाँ यूज करते हैं? दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स किससे बनेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेगी। मैं आपको इसको आगे बताऊंगी कि एंटीबायोटिक कैसे बनती है, ठीक है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, हम वहां पे डिस्कशन करेंगे इसका, एंटीबायोटिक कैसे फॉर्म, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन यही है, एंटीबायोटिक जानना है, एंटीबायोटिक वर्क कैसे करती है आपको, ठीक है। कई तरह की वैक्सीन बनाने में यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। तुमने सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। सॉइल जो होती है हमारे, मान लो सॉइल के अंदर भी प्लांट्स की मान लो पत्तियां गिर गई, तो उन सबको डीकम्पोज, उसको सड़ाने में काम कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिखते नहीं है, हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, बट वो हमारे लिए कितना वर्क कर जा रहे, कितना काम कर जा रहे, वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, साफ करने का भी काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्वायरमेंट को वाटर डी वेस्ट डीकम्पोजिशन में भी, मतलब उसको वर्क करते हैं, मतलब उसको डीकम्पोज करने में काम करते हैं। एक एक हम पढ़ेंगे इसको, एक एक एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। आपको मेन मोटिव है मेरा ये समझाने का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए मददगार है और कैसे हमारे दुश्मन, ये समझाना है मुझे, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं, फूड बनाने में, मेडिसिन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जैसे हो गया, क्या कहते हैं, हमारे जैसे मैंने भी बताया था, एक एग्जांपल दिया था आपको कि कोई भी वेजिटेबल्स के छिलके विलके हो गए, सड़ाने में, मैन्योर, खाद बनाने में यूज, खाद, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज, बीमारियां करते हैं। सबसे ज्यादा बताओ बीमारियां क्या क्या होती है, तो बता दो कौन कौन सी बीमारियां आप सबने, क्लास बताओ बीमारियां कौन कौन सी देखी है आपने। सबसे ज्यादा देखोगे टीबी की बीमारी, टीबी सुना होगा, टीबी हो गया, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ठीक है। दूसरा टाइफाइड, टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया करता है, ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरिया कर देता है, टीबी। टाइफाइड फीवर में क्या हो जाता है? फीवर आता है ना। तो उसके अंदर निमोनिया, छोटे बच्चों को देखोगे आजकल निमोनिया हो रहा है, वो कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है। वायरस में अब देखोगे, वायरस में सबसे ज्यादा कोविड, कोविड 19 जो है, वो कौन कर रहा है? वायरस कर रहा है, ठीक है। दूसरा HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब कौन करता है? वायरस करता है। नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई में भी मैंने बताया था आपको, जैसे रिंग वॉर्म, खुजली, दाद, ये सब जो हो जाते हैं आपको, ये सब कौन करता है? फंजाई करता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन है? सबसे ज्यादा सुना होगा मलेरिया हो गया, इस पे मलेरिया हो गया, गांव में सुना होगा मलेरिया हो जाता है किसी को, है ना। तो दिल्ली में भी ऐसा है नहीं, मलेरिया होना, और दूसरा अमीबा का इन्फेक्शन हो जाना, इंटेस्टाइन खराब हो जाती है किसी को, देखना वहां पे भी बहुत सारी बीमारियां होगी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारियां भी करते हैं, और हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए मददगार भी होते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं। ये सब हार्मफुल, मतलब हमारे दुश्मन एक तरह से कहते हैं ना, हमारे हमें कोई बीमारी कर रहे हैं। और बेनिफिशियल मतलब जो हमारे लिए मददगार है, और जो हार्मफुल मतलब जो हमें बीमारियां कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज होता है ना। अभी आपको बताया मेडिसिन होगा, मतलब हम मेडिसिन में यूज, तो मेडिसिन हम लेते हैं, देखा होगा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज, दवाइयाँ जो बन रही है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जो मेडिकल, जैसे मान लो मैंने किसी को दवाइयाँ दी, ठीक है, या डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तो उस पर उस बैक्टीरिया पे कैसे वर्क कर रहा है, काम कैसे कर रही है, सबकी डिटेल हम किसमें पढ़ते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो हमारी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक मैंने बताया, वैक्सीन बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में मतलब मैंने बताया था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी चीज, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, मतलब जो हमारी खाद बनाने में यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे यूज हो रहा है माइक्रोबायोलॉजी का। और कहाँ माइक्रोबायोलॉजी का यूज हो रहा है, इन्वायरमेंट में, मतलब कई सारे वेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी का, वेस्ट ट्रीटमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी आजकल माइक्रोबायोलॉजी का यूज हो। नेक्स्ट, फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड में मतलब कई सारे ऐसे फूड हैं हमारे जिसमें ये प्रिजर्व करने का काम करता है। फर्मेंटेशंस, जैसे मान लो हमें कई तरह के खाने बचाने हैं, कई साल लॉन्ग, बहुत ज़्यादा सालों के लिए हमें उसको बचाना है उस खाने को, तो क्या करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, कैसे बैक्टीरिया से बचाएंगे। सबसे, घर में अचार खाते हो, अचार में देखोगे कैसे फूड प्रिजर्व किया जाता है, वो सालों भर चलता है, बट किस वजह से चल रहा है बताओ। नॉर्मल आम ला के रखते हैं वो तो सड़ जाता है 2 दिन में, बट वो क्यों नहीं सड़ रहा, क्योंकि वहां पे हम किसके अंदर इसको पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कैसे प्रिजर्व करते हैं। नमक और तेल डाल के देखते हो ना कैसे मम्मी घर में अचार बनाती है, तो वहां पे कैसे बचा रही होती है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को कैसे दूर कर रही हो, मतलब उस बचाने के लिए तेल और नमक क्या क्या कर देते। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे, मान लो क्या कहते हैं, वैक्सीन बनाने में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन बनी थी कोविड-19 की, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी कई तरह की वैक्सीन लगती हैं, में भी तुम्हारा ये यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, अब क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन सिखा रही हूँ कि हमें माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके डिटेल्स हम पूरी अच्छे से समझेंगे, कि कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है, अभी माइक्रोबायोलॉजी यहीं खत्म नहीं हो रही, तो पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले मैंने बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप चाहिए। दूसरा, अगर माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। सेकंड, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड, इनक्यूबेटर, तो हम वेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, कैसे बैक्टीरिया से बचाते हैं। एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे, बस आपको नाम याद रखना आज। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या करता है जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरा, पेट्री डिश, इनकुलेशन लूप, जब मैं आपको करूंगी कोई एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तब मैं बताऊंगी आपको कैसे ऑटोक्लेव यूज होता है, कल्चर मीडिया यूज होता है, पेट्री डिश यूज। ठीक है, ये सब टूल्स यूज करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोप, कल्चर मीडिया, इनक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, पेट्री डिश और इंक्यूबेशन लूप। माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। कल्चर मीडिया किस लिए यूज होता है,
अब मान लो मुझे बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया जानना है, वो देखना है मुझे, मैं बैक्टीरिया की ग्रोथ किस पे कराऊंगी? कल्चर मीडिया पे। इनक्यूबेटर में मतलब मैं बैक्टीरिया फ्री करना है मुझे, वहां पे बैक्टीरिया नहीं आने चाहिए, तो मैं इसके अंदर रखूँ। ऑटोक्लेव क्या करते हैं, मान लो जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी, तो अगर वो बैक्टीरिया हमारे हैंड्स पे भी सब जगह है, तो ऐसे तो हमारे कई सारे डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं उस पे भी होंगे, तो किस में यूज करेंगे हम? ऑटोक्लेव में, मतलब स्टरलाइज कर देंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन एक पूरा टॉपिक है, कैसे हम बैक्टीरिया को दूर करते हैं, कैसे भगा मतलब खत्म करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं के अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर। पेट्री डिश क्या करते हैं? पेट्री डिश भी कल्चर मीडिया की तरह ही है, उस पर भी हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। इनकुलेशन लूप, अब अगर मान लो मुझे एक बैक्टीरिया को दूसरे उसमें डालना है, तो मैं अपने हैंड से तो नहीं उठाऊंगी, ऐसी एक इनकुलेशन लूप होती है, उस उठा के मैं दूसरे में डालूंगी, वो बैक्टीरिया यूज। नेक्स्ट, वाई स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, हम क्यों माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको मेडिसिन बनाना सीखना है, अभी आप बोल रहे हो ना मैम माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमें यहाँ मेन है? अगर आप वैक्सीन के ऊपर पढ़ोगे या कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपको डिस्कवरी करनी है, एंटीबायोटिक के बारे में जानना है, तो हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। कोई भी वैक्सीन हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, मेडिसिन हो गई, या मान लो मुझे फूड की क्वालिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगी? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ूँ। तो मेडिसिन, वैक्सीन और थेरेपी, जो ट्रीटमेंट है अगर देना है, हम अगर मान लो किसी को बीमारी हुई, अगर मैं उसको कोई ट्रीटमेंट दे रही हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा बैक्टीरिया पे कौन सी दवाई वर्क करती है, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी ना, तो हमें इसलिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी मैंने बताया था आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी, कैसे वर्क करता है माइक्रोबायोलॉजी, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करते हैं हमारे, या डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको सड़ाते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। कई तरह के रिसर्च में यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, वो कौन कौन से रिसर्च में यूज बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमें जानना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी डिजीज हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये सब चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। क्यों हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की? सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे, क्या उसकी बीमारी है, कॉजेस, क्या बीमारी है और क्या उसका इन्फेक्शन कैसे कोज हुआ है, मतलब कैसे बीमारी हुई है, उसका कारण जानना है, उस कौन से बैक्टीरिया ने कौन सी बीमारी की है, कौन सा कोज किया है, उन सब के बारे में हमें जानना है, तो हमें क्या करना होगा? इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होगी। मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, इन सब में, फूड क्वालिटी, सेफ्टी, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, सब में यूज होगी माइक्रोबायोलॉजी। मतलब एक माइक्रोबायोलॉजी एक वास्ट है, मतलब पूरी जगह फैला हुआ है, तो हमारी हर डेली लाइफ में, हमारी जो लाइफ है उसमें, पर हमें पता नहीं है ना, तो हमें जानना है कि एक टॉपिक के अंदर, ठीक है क्लास। अब आते हैं समरी, आज हमने क्या क्या क्लास में कवर किया आपके। आप सोचोगे, पहले आप रिवाइज करेंगे हम, ठीक है, क्या क्या आज हमने जाना। सबसे पहले बताओ, फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी हम अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, सबसे पहले ये है। दूसरा, हमने क्या जाना कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने आंखों से नहीं देख सकते, हमें क्या चाहिए उसके लिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये हमने पढ़ा। माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? पूरे एवरीवेयर, हमारे चाहे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर, सब जगह माइक्रोब्स पाए जाएंगे। हमारे लिए माइक्रोब्स
क्या है, कैसे यूज़फुल है, मैंने ये बताया आपको, किस तरह से हमारे लिए वर्क करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए और बीमारियां कैसे करते हैं, मैंने ये भी आपको थोड़ा बताया है कि हमारे बीमारियां हमें कैसे कर रहे हैं। हम एक एक बीमारी के बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। दूसरा, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, पर्यावरण को साफ करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन सब में आज हमने ये समरी के अंदर पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक एक स्टार्ट करेंगे टॉपिक और उस पर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आपको डिटेल में कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन सी डिजीज़ हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज हैं, क्या मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली आज क्या करना है, आपको जाना है इसको, जो ये है पीपीटी उसको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। ये आपको समझना है माइक्रोबायोलॉजी क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हैं हमारे लिए बहुत मददगार हैं, और कुछ में बीमारियां करते हैं वो कौन कौन से हैं। ये सब हमें चीज़ें जाननी है, धीरे धीरे ही समझ आएगा हमें, ठीक है, एक बारगी में नहीं आएगा, धीरे धीरे हमें समझना होगा। तो हम अपना सेशन आज एंड करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और क्या कहते हैं इस आगे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।